वीडियो में हम कुछ ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनके स्टॉक्स जो हैं 9 जून के ट्रेडिंग सेशन में अपने स्पॉट पर आ गए थे, या फिर कह सकते हैं कि अपने स्पॉट पर अवेलेबल हैं और उनमें मैंने भी बाइंग की है। देखिए दोस्तों, मैं बनाना तो डिटेल में चाहता था वीडियोस इन कंपनीज़ पर कि एक कंपनीज़ को डिटेल में स्टडी किया जाए, लेकिन समय के अभाव के कारण ये संभव नहीं हो पाया। तो इसी वजह से जो है मुझे अब इन सारी कंपनीज़ को एक ही वीडियो में थोड़ा थोड़ा कवर करना पड़ेगा। ज़रा सी डिटेल हम स्टडी करेंगे, बस थोड़ी सी। यानी वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आपको जो है इनके स्पोर्ट के बारे में अवगत कराना है और थोड़ा थोड़ा इनके बिजनेस के बारे में अवगत कराना है, ताकि जो है आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सको। तो आइए देख लेते हैं पहली कंपनी। तो पहली कंपनी का नाम है SRF लिमिटेड। देखिए दोस्तों, SRF लिमिटेड की अगर बात की जाए तो 3.42% की मंदी के साथ में 9 जून को इसने परफॉर्म किया था। और अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें, मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें, तो मैक्सिमम रिटर्न्स आप यहाँ पर देख सकते हो 8,09,183% के रिटर्न्स सिंस लिस्टिंग अभी तक इसने प्रोवाइड किया है। और लिस्टिंग की बात करें कंपनी की, तो कंपनी की लिस्टिंग जो है जुलाई 1999 में हुई थी। तो लिस्टिंग से लेकर अब तक जो है 8,09,183% के रिटर्न्स, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी केमिकल कंपनी ने अगर रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं तो वो SRF लिमिटेड है। और अगर ये भी कहा जाए तो शायद गलत ना हो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स अगर किसी ने प्रोवाइड किए हैं तो वो SRF लिमिटेड है। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा बहुत कंपनी के काम धंधे के बारे में। तो दोस्तों, अगर थोड़ा बहुत कंपनी के काम धंधे के बारे में देखें तो कंपनी 1970 में स्थापित हुई एक मल्टी केमिकल बेस्ड मल्टी बिजनेस एंटिटी है। यानी कहा जाए कि तो इसका बिजनेस पोर्टफोलियो जो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। कंपनी जो है बिजनेस पोर्टफोलियो में अगर इसके बात किया जाए तो फ्लोरोकेमिकल्स बनाती है, स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है, पैकेजिंग फिल्म्स बनाती है, टेक्निकल टेक्सटाइल बनाती है, कोटेड और लेमिनेटेड फैब्रिक्स बनाती है। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो कंपनी का नज़र आता है। और अगर कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की बात की जाए तो इसका जो पहला सेगमेंट है वो केमिकल बिजनेस है, जिससे इसको जो है 43% का रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो इसके अगर केमिकल सेगमेंट की बात की जाए तो फ्लोरोकेमिकल्स आते हैं। फ्लोरोकेमिकल्स में जो है ये कंपनी अगर कहा जाए तो रेफ्रिजरेंट्स में अगर बात की जाए तो डोमेस्टिक मार्केट, अगर इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पर यह कंपनी डोमेस्टिक में मार्केट की लीडर है रेफ्रिजरेंट्स के केस में बात की जाए। और अगर रेफ्रिजरेंट्स के अलावा बात करें तो कंपनी जो है फार्मा प्रोपेलेंट्स बनाती है और जो है कंपनी इंडस्ट्रियल केमिकल भी बनाती है। देखिए दोस्तों, अगर कंपनी के दूसरे सेगमेंट की बात की जाए तो दूसरा सेगमेंट इसका पैकेजिंग फिल्म्स का है, जहां से इसको 40% का रेवेन्यू प्राप्त होता है। यानी केमिकल बिजनेस से 43% एंड पैकेजिंग फिल्म से 40% का रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो ये जो पैकेजिंग फिल्म्स है ये कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं, ये फूड से लेकर नॉन फूड दोनों ही कैटेगरी में FMCG और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। और अगर पैकेजिंग फिल्म्स की बात की जाए तो 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं कंपनी के पास, जिनमें से जो है 3 इंडिया में हैं और जो है बचे हुए 3 जो हैं उनमें से एक थाईलैंड में है, एक साउथ अफ्रीका में है और एक हंगरी में है। अगर कंपनी के तीसरे बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो वो टेक्निकल टेक्सटाइल का है, जिससे इसको 14% का रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो टेक्निकल टेक्सटाइल की अगर बात की जाए तो ये कंपनी टायर के जो कोड फैब्रिक है वो बनाती है, बेल्ट बनाने के जो बेल्ट होती है, जो मशीनों में बेल्ट लगी होती है उसके जो फैब्रिक्स होते हैं वो बनाती है। तो अगर ये जो अगर बात की जाए तो ये कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं, जो टेक्निकल टेक्सटाइल है वो हैवी ड्यूटी टायर्स में यूज़ किए जाते हैं, जो फैब्रिक ये बनाती है रेडियल टायर्स में यूज़ किए जाते हैं, बेल्ट्स में यूज़ किए जाते हैं, फिटनेट्स में यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह की एप्लीकेशंस में यूज़ किए जाते हैं। और अगर दूसरे बिजनेसेस की बात की जाए तो दूसरे बिजनेसेस से भी कंपनी को 3% का रेवेन्यू प्राप्त होता है। यानी कंपनी को मेनली 4 सेगमेंट से मेन तो 3 सेगमेंट है, लेकिन अदर बिजनेस का एक छोटा सा सेगमेंट है जहाँ से 3% का रेवेन्यू प्राप्त होता है। केमिकल बिजनेस से 43%, पैकेजिंग फिल्म से 40% एंड जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स है वहाँ से 14%, और जो लास्ट में बच गया अदर बिजनेस वहाँ से सिर्फ 3% का रेवेन्यू कंपनी को प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, जब कंपनी का रिजल्ट आया था हमने जो है
मैंने इस रिजल्ट को मार्केट की एक्सपेक्टेशन के साथ कंपेयर करके वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पे, आप देख सकते हो। तो इसने जो है मार्केट की एक्सपेक्टेशन को प्रॉफिट की टर्म में, सेल्स की टर्म में बीट किया था अच्छे से। तो देखिए दोस्तों, और वो तो कब बीट किया था, जब जो है कंपनी का टेक्निकल टेक्सटाइल एंड जो पैकेजिंग फिल्म्स जिससे 40% का रेवेन्यू आता है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तब भी इसने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट कर दिया था। यानी कंपनी का जो, अगर बात की जाए, कंपनी का जो केमिकल बिजनेस है वो काफ़ी बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो इसी वजह से इसने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को प्रॉफिट की टर्म में एंड सेल्स की टर्म में अच्छे से बीट कर पाया। और मैनेजमेंट की कमेंट्री अगर देखी जाए तो मैनेजमेंट की कमेंट्री के हिसाब से जो इसका पैकेजिंग फिल्म्स और टेक्निकल टेक्सटाइल का बिजनेस है वो आगे 2024-25 में अच्छा परफॉर्म करने लगेगा। तो केमिकल बिजनेस तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है, साथ में अगर टेक्निकल टेक्सटाइल एंड पैकेजिंग फिल्म्स की बात की जाए तो वो भी अच्छा परफॉर्म करने लगेगा, जिससे जो है कंपनी के जो परफॉर्मेंस में है वो काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी, काफ़ी सुधार आएगा, जिससे जो है शेयर प्राइस बिल्कुल इंक्रीज होने के पूरे पूरे आसार हैं। तो अगर कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप की बात की जाए तो 51% रेवेन्यू जो है वो इंडिया से आता है, बाकी आप सभी देशों का देख सकते हो, लिखा हुआ है अलग अलग यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, अगर रेफ्रिजरेंट्स में बात की जाए तो रेफ्रिजरेंट्स में इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी मार्केट के लीडर है। तो देखिए, अब जो गर्मियाँ हैं, जैसे इन गर्मियों का फ़ायदा कंपनी को मिलेगा, तो जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसके रिजल्ट्स जो है काफ़ी अच्छे आने की उम्मीद है। तो उस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हो। सेल्स ग्रोथ की कंपाउंडिंग, प्रॉफिट ग्रोथ की कंपाउंडिंग और स्टॉक प्राइस CAGR आप यहाँ पर देख सकते हो, सभी जो है काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। तो अभी हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो सितंबर 22 से जो है प्रमोटर जो है वो अपना स्टेक एज इट इज़ बरकरार रखे हुए हैं। अगर प्रमोटर्स के स्टेक की बात करें तो 50.53 का स्टेक उनके पास कांस्टेंट है तब से लेकर अब तक। और FIs भी इसको लेकर काफ़ी बुलिश बने हुए हैं। यहाँ तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की थी, लेकिन जो है अगर मार्च 2023 क्वार्टर की बात करें तो अपना स्टेक बढ़ाया है। DIG ने भी अपना स्टेक थोड़ा बढ़ाया है। और माल छीना किससे गया है, माल छीना गया है यहाँ पर पब्लिक से, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव बात कही जा सकती है। तो 16.29 से कम होकर 16.01% हो चुकी है अगर पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए। लेकिन जो मेन बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, वो ये है कि अगर हम प्रमोटर को देखें तो प्रमोटर में कामा होल्डिंग्स के पास जो है काफ़ी बड़ा स्टेक आपको दिखाई देगा। आप देखिए, कामा होल्डिंग्स, कामा होल्डिंग्स, कामा होल्डिंग्स, काफ़ी जो है यूट्यूबर, एक यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, वो कामा होल्डिंग्स चलाते रहते हैं। और उनकी बातों में आकर एक इन्वेस्टर ने तो SRF को बेचकर कामा होल्डिंग्स को ही ले लिया, कि क्योंकि ये जो है जो कामा होल्डिंग्स है वो प्रमोटर हैं SRF के। 50% जो स्टेक है, 50 पॉइंट अभी जो बचा हुआ है 50.48% का जो स्टेक है वो जो है कामा होल्डिंग्स के पास है SRF का। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं SRF को बेचकर कामा होल्डिंग्स को ही ले लेता हूं। तो देखिए दोस्तों, कामा होल्डिंग्स जो है एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, 7,700 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। सिर्फ उसमें आपको, अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाकर देखोगे तो या तो प्रमोटर दिखाई देंगे 75% या फिर पब्लिक घुसी पड़ी है 25%। बाकी FIs थोड़ा बहुत है, 0.07% आपको FIs, DI है ही नहीं उसमें। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा रिटर्न्स दिखाऊं दोनों के, तो देखिए दोस्तों, अगर कामा होल्डिंग्स और SRF के रिटर्न्स की बात करें तो जो ब्लू वाली लाइन है वो जो है SRF की है और जो येलो लाइन है वो कामा होल्डिंग्स की है। तो 5 साल के दोनों के रिटर्न्स आपके सामने हैं। SRF ने 538% और जो है कामा होल्डिंग्स ने सिर्फ 167% के रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। और अगर बात करें हम मैक्सिमम यानी ऑल टाइम रिटर्न्स की, तो ऑल टाइम रिटर्न्स आप देख सकते हो SRF और कामा होल्डिंग्स, यहाँ भी दोनों में दिन रात का फ़र्क नज़र आता है। काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं SRF ने। तो देखिए दोस्तों, SRF में प्रमोटर्स भी हैं, FIs भी हैं, DIs भी हैं, और जो काफ़ी कम स्टेक है जो हमने देखा था, काफ़ी कम स्टेक है, शायद 19% के आसपास था, तो वो सिर्फ पब्लिक के पास है। तो और ब्लू चिप कंपनी है। और अगर आपको एक ब्लू चिप कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी से अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही है, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप क्यों अपना कैपिटल्स को रिस्क में डालते हो। तो हमें जो है ब्लू चिप के साथ जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। जब हमें रिटर्न्स 5 साल में देखे जाएँ या फिर ऑल टाइम में देखे जाएं, कामा होल्डिंग्स से ज़्यादा रिटर्न्स हमें कंसिस्टेंसी के साथ मिल रहे हैं, तो हमें कामा होल्डिंग्स की बजाय SRF के साथ ज़्यादा जाना चाहिए, वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा।
एक बार अगर देखना चाहो सेल्स की कंसिस्टेंसी एसआरएफ की, आप देख सकते हो बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ, कहीं भी कोई डिप आपको दिखाई नहीं देगा। और अगर प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी आप देखो तो प्रॉफिट भी कंसिस्टेंट है, काफ़ी कंसिस्टेंट है। हाँ, हालांकि थोड़ा सा शूट अप जरूर आया था अभी अभी, लेकिन जो है एक बार थोड़ा सा कम हुए थे प्रॉफिट्स अगर 2018 की बात की जाए, तो बाकी उसके बाद जो है प्रॉफिट्स कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ ही रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर बात करें अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 15% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है फ़िलहाल एसआरएफ। तो मैंने ये कुछ लेवल्स मार्क किए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो जो है अपने ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की है, इसको तो तोड़कर ये नीचे आ चुका है। अगर हम बात करें यहाँ पर, इसको तोड़कर ये नीचे आ चुका है। ये जो रेड कैंडल बनी है 9 जून को, तो इससे तो नीचे आ चुका है ये। तो इसका जो पहला स्पॉट की बात की जाए वो 2404 के आसपास दिखाई देता है और अपने पहले स्पॉट के आसपास ही है। तो देखिए, अगर जिसके पास एक भी क्वांटिटी नहीं है वो यहाँ पर कुछ क्वांटिटी उठा सकते हैं। और जिसके पास ऑलरेडी है, जैसे मेरे पास ऑलरेडी है, तो एवरेज डाउन के लिए आपको हो सकता है कि ये जो नेक्स्ट स्पॉट इसका 2352 के आसपास है वहाँ पहुँच जाए। वैसे मुझे उम्मीद तो लगती नहीं, क्योंकि रिजल्ट जो है मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया था, रिजल्ट अच्छे थे। तो बाकी अगर देखिए कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो अगर इसका नेक्स्ट स्पॉट की बात की जाए 2260 है। और अगर मेजर स्पॉट की बात की जाए, हम नीचे अगर उतरे यहाँ पर, तो जो मेजर स्पॉट सबसे बड़ा स्पॉट जो है वो 2083 के आसपास का है। वहाँ तक तो जाने की उम्मीद लग नहीं रही, बाकी कुछ भी हो सकता है मार्केट में। और अगर बात करें 2150 के आसपास का स्पॉट भी आप देख सकते हो, तो उस हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हो। देखिए दोस्तों, हमें हर लेवल पे एक एक दो दो क्वांटिटी उठाते चलना चाहिए। अगर आपको लगता है अभी डिस्काउंट कम है तो कुछ कम क्वांटिटी उठाई जा सकती हैं। फिर जैसे जैसे डिस्काउंट बढ़ता जाता है तो उस हिसाब से अपनी क्वांटिटीज़ आप बढ़ा सकते हो, तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। बाकी जो है कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न्स प्रोवाइड करती है। मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ, लेकिन अभी एवरेज डाउन नहीं कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ थोड़ा और डिस्काउंट मिले तब एवरेज डाउन करूँ। एंड दोस्तों, ये कंपनी मेरी टॉप 5 होल्डिंग्स में आती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी है विनाती ऑर्गेनिक्स। तो विनाती ऑर्गेनिक्स ने भी थोड़ा सा जो है मंदी के साथ में परफॉर्म किया था। 0.88% की मंदी के साथ में 9 जून को परफॉर्म किया था। और अगर इसके रिटर्न्स की बात करें तो मैक्सिमम रिटर्न्स अगर देखें तो 1,35,614% के रिटर्न्स सिंस लिस्टिंग अभी तक प्रोवाइड किए हैं। और जो कंपनी की लिस्टिंग की बात की जाए तो 1995 में कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। तो एसआरएफ की तरह ये भी पुरानी कंपनी है। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में। देखिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। हम इस कंपनी के बिज़नेस के बारे में ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने विनाती ऑर्गेनिक्स पे ऑलरेडी काफ़ी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख सकते हो जाकर। हाँ, थोड़ा बहुत काम धंधे के बारे में देखेंगे संक्षेप में। तो संक्षेप में अगर बात की जाए तो कंपनी जो है 2 प्रकार के केमिकल्स बनाती है, IBB एंड ATBS। और दोनों में ये कंपनी लगभग ग्लोबल मार्केट शेयर इंजॉय करती है। 65% का 65% ग्लोबली है दोस्तों। सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, यहाँ पर ग्लोबली बात हो रही है। तो ग्लोबली का मतलब है पूरे विश्व में ये कंपनी जो है IBB में 65% का मार्केट शेयर और ATBS में भी 65% का मार्केट शेयर इंजॉय करती है। और अगर ATBS की बात की जाए तो ATBS में तो इस कंपनी के पास पेटेंट भी था, यानी सिर्फ यही कंपनी है जो ATBS बना सकती थी। लेकिन इस कंपनी का पेटेंट जो है मार्च 2022 में समाप्त हो गया। तो अभी थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी जो है 65% का मार्केट शेयर तो अभी इस कंपनी के पास है। तो IBB की अगर बात की जाए तो IBB जो है जो पेन किलर होती है हमारी, जो उसमें उसका एक इंग्रेडिएंट कहा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने एक वीडियो में काफ़ी 1-2 वीडियो में बताया था कि आपके पास कौन सी केमिकल कंपनीज होनी चाहिए। तो उनमें विनाती ऑर्गेनिक्स सबसे पहले नंबर पे पिडिलाइट था, दूसरे पे SRF, तीसरे पे विनाती, और फिर उसके बाद तीसरे पे फाइन ऑर्गेनिक, फिर विनाती, और फिर सुमिटोमो, और फिर दीपक नाइट्राइट, जो भी आप लेना चाहो। इस तरह से आप काम कर सकते हो। तो ये कंपनी ऐसी कंपनी जो है दोस्तों, जो कंसिस्टेंसी के साथ, ये एक लो बीटा स्टॉक है। अगर विनाती ऑर्गेनिक की बात की जाए, डिटेल वीडियो अवेलेबल है, तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो जो है लो बीटा स्टॉक है, ये आपके पोर्टफोलियो में होना ही होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एसेंशियल केमिकल्स होते हैं, जो बिल्कुल एसेंशियल होते हैं, जिनके बिना काम नहीं चल सकता। तो हमें जो है, और काफ़ी पुरानी कंपनीज है, तो इनमें इन्वेस्टमेंट हमें सबसे पहले करना चाहिए। जो ये 5-6 कंपनीज मैं बता रहा हूँ, तो उसके बाद ही अगर आप केमिकल सेक्टर में एलोकेशन बढ़ाना चाहते हो तो उसके बाद ही किसी और कंपनी के बारे में सोचना है।
तो देखिए दोस्तों, अगर ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट की बात की जाए तो लगभग 24% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है फिलहाल विनाती ऑर्गेनिक्स। तो अगर विनाती ऑर्गेनिक्स को अगर हम देखें तो ये लगभग इसी रेंज में काफ़ी दिनों से फंसा हुआ है। अगर हम बात करें कितने दिनों से फंसा हुआ है, तो मैं आपको अगर माप के बताऊं तो ये लगभग जो है तो यहाँ से अगर हम बात करें तो अगर यहाँ 9 जून तक बात करें हम तो लगभग 770 दिन के आसपास, 767 दिन कह सकते हो 9 जून। तो 767 दिन से लगभग इसी रेंज में फंसा हुआ है। तो ये अक्यूमुलेशन की रेंज कही जा सकती है। यहाँ से अच्छा अगर ब्रेकआउट देखें दोस्तों, इस कंपनी का जब रिजल्ट आया था तो कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया था, इसी वजह से अंडर परफॉर्म कर रहा है स्टॉक। लेकिन अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट करता तो आपको ये प्राइस कभी नहीं मिलना था। तो ये जो इस रेंज में रेंज बाउंड हो चुका है, बिल्कुल इस रेंज में फंसा हुआ है लगभग 767 दिनों से, 2 साल कह सकते हो मोटा मोटी मान के चले तो 2 साल से इसी रेंज में फंसा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अगर कंपनी की अर्निंग्स तो बढ़नी ही बढ़नी है क्योंकि एक लो बीटा स्टॉक है। इस स्टॉक की खास बात यह है कि ज़्यादा गिरता नहीं है अपने इंडेक्स के कंपैरिजन में, इसलिए आप इसको अपने टॉप होल्डिंग्स में भी शामिल कर सकते हो। पर्सनली मैंने इसमें अपना स्टेक अभी इंक्रीज़ किया है, मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे। मैंने एवरेज डाउन किया है इसको अच्छे से, और भी करूँगा। मैं इसको लगभग अपनी 6-7 होल्डिंग्स में लेकर आ चुका हूँ और काफ़ी ऊपर लेके आऊँगा क्योंकि ये लो बीटा स्टॉक है, मेरे पोर्टफोलियो को बैलेंस करेगा। हो सकता है शायद मैं ऐसा करूं या ना करूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं पीडिलाइट को विनाती ऑर्गेनिक से रिप्लेस भी कर सकता हूं क्योंकि ये भी एक लो बीटा स्टॉक है, लेकिन जो है वो B2C कंपनी है। अगर पीडिलाइट की बात की जाए और ये B2B कंपनी है, तो B2C कंपनी ज़्यादा बेटर मानी जाती है B2B कंपनीज़ के बजाय, क्योंकि उसके प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमारा कन्विक्शन जो है B2C कंपनीज़ पे B2B कंपनी से अच्छा बन पाता है। तो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। तो ये जो लेवल्स है अभी 1805 पे आ चुका है, तो 1805 पे अगर नीचे अगर बात करें हम, तो नीचे का लेवल जो है इस रेंज का वो 1700 के आसपास आपको दिखाई देगा, और टॉप मोस्ट लेवल ऊपर का लेवल है जो वो 2200 के आसपास दिखाई देगा। तो 1700 2200 के बीच में ये एक्यूमुलेशन की रेंज ही कही जा सकती है, आप कहीं पे भी बाई कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से 1750 का लेवल भी इसका है। अगर बात करें तो 1750 के आसपास अगर पहुंचता है तो लगता नहीं, बाकी 1800 का सपोर्ट लेकर ही ये यहाँ रुका हुआ है। 1802 के आसपास गिरा था 9 जून की अगर बात की जाए तो। अभी तो 1800 का सपोर्ट है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे अपनी क्वांटिटीज़ अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते जा सकते हो इसमें। अगर 1750 या 1700 पे मिल जाए तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं मिलता तो फिर भी आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी यहाँ उठा सकते हो। हालांकि अगर भागने की बात की जाए तो शायद अभी तो अच्छा रिजल्ट जब तक कंपनी पब्लिश नहीं करेगी तब तक तो कहीं नहीं भाग कर जाने वाला। तो इस हिसाब से आप जो है धीरे धीरे अपनी क्वांटिटीज़ को बढ़ा सकते हो। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी का नाम है सुमिटोमो केमिकल्स, जो कि एसेंशियल एग्रो केमिकल्स में डील करती है। तो देखिए दोस्तों, अगर एग्रो केमिकल्स की बात की जाए तो अगर कोविड क्रैश की भी बात की जाए तो वहाँ पर भी एग्रो केमिकल्स की रिक्वायरमेंट हमेशा होती ही होती है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। और अगर कृषि की बात की जाए तो यहाँ पर केमिकल्स के बिना खेती कर पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि देखिए दोस्तों के जो खरपतवार नाशक है, जो इंसेक्टिसाइड है, वीडिसाइड है, फंगिसाइड, हमें इसकी ज़रूरत जो है खेती में पड़ती है। तो काफ़ी एसेंशियल केमिकल माने जाते हैं एग्रो केमिकल। और इनमें PI इंडस्ट्रीज़ का नाम जो है, वैसे तो UPL है अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए, लेकिन जो है PI इंडस्ट्रीज़ अब शायद UPL को बीट कर चुका है मार्केट कैप के हिसाब से बात की जाए तो। PI तो काफ़ी ऊपर जा चुका है, लेकिन सुमिटोमो केमिकल्स अभी नीचे है, क्योंकि जो है गवर्नमेंट ने इसके एक प्रोडक्ट पर हाल ही में बैन लगा दिया था। तो इसी वजह से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, और जो है मार्केट की एक्सपेक्टेशन को भी इसने Q4 रिजल्ट में मिस किया था। तो इसी वजह से स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन ये सभी रीजन जो है एक्सटर्नल रीजन है, केवल कि एक प्रोडक्ट को बैन कर देने से कंपनी बंद नहीं हो जाती, काफ़ी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। तो अगर सुमिटोमो केमिकल्स की बात की जाए तो सुमिटोमो केमिकल्स जो है जापानीज पेरेंट कंपनी सुमिटोमो केमिकल कंपनी का पार्ट है। और ये हमारी जो कंपनी है ये सुमिटोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड है। तो ये जापान की कंपनी, जापान की पेरेंट कंपनी सुमिटोमो केमिकल कंपनी का पार्ट है, जो कि एग्रो केमिकल में डील करती है, एनिमल न्यूट्रिशन में डील करती है, और एनवायरमेंट हेल्थ बिजनेस में डील करती है। तो अगर बात की जाए इसके बिजनेस की, तो ये कंपनी जो है
इसके प्रोडक्ट सेगमेंट की बात की जाए तो इंसेक्टिसाइड में डील करती है, वीडिसाइड बनाती है, फंगिसाइड्स बनाती है, फ्यूमिजेंट्स बनाती है। तो अगर प्लांट ग्रोथ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट की बात की जाए तो वो बनाती है। तो बायोरेशनल बनाती है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बनाती है। तो इस प्रकार के सारे प्रोडक्ट जो है, सारे केमिकल जो खेती बाड़ी में यूज़ किए जाते हैं, वो सभी ये कंपनी बनाती है। तो ये काफ़ी एसेंशियल केमिकल में आते हैं। एक कंपनी तो, एक स्टॉक तो आपके पोर्टफोलियो में ऐसा एसेंशियल एग्रोकेमिकल्स का होना ही होना चाहिए। तो देखो, पीआई इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी पुरानी कंपनी है। ये एक रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, हाल ही में 2021 में लिस्ट हुई है कंपनी। तो ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। हाँ, अगर मोटा इन्वेस्टमेंट करना हो तो पीआई इंडस्ट्रीज़ के साथ जा सकते हो। वो थोड़ी सी मतलब ज़्यादा पुरानी कंपनी है, तो उसमें आपका कैपिटल सेफ्टी थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड सेल्स की टर्म में कंसिस्टेंसी की बात की जाए तो इसमें थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आपको ज़्यादा मिल सकती है, और रिटर्न्स भी पीआई इंडस्ट्री से जो थोड़े ज़्यादा मिल सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम कर सकते हो। अगर रिजर्व्स की बात की जाए तो 1881 करोड़ के रिजर्व्स कंपनी के काफ़ी अच्छे भारी भरकम रिजर्व्स दिखाई देंगे। और अगर बोरोइंग्स की बात की जाए तो बोरोइंग्स थोड़ी छोटी सी बोरोइंग 34 करोड़ की दिखाई देगी, और वो भी जो है लीज लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग कही जा सकती है। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कही जा सकती है। अगर बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर के पास अपना 75% का जो स्टेक है वो कंटिन्यूसली बरकरार है सिंस लिस्टिंग से लेकर अब तक। सिंस लिस्टिंग पे तो 78% था, लेकिन अब जो है 75% बिल्कुल बरकरार रखा है उन्होंने अपना। और अगर FIDIs की बात की जाए तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर की है। यहाँ पर देखें आप या फिर यहाँ पर देखें आप, तो थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई देगी। और उनका माल जो है वो किसने उठाया है, जो FIDI ने सेल किया है वो पब्लिक ने उठाया है। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हैंड से वीक हैंड की तरफ आया है, लेकिन अभी भी काफ़ी मेजर स्टेक है जो स्ट्रॉन्ग हैंड में ही है। तो आप उस हिसाब से काम कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पीआई इंडस्ट्रीज़ की नेट सेल दिखा देता हूं। तो पीआई इंडस्ट्रीज़ आप देखोगे तो सेल्स हालांकि जो है कंसिस्टेंट ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ 2018 में थोड़ा सा जो है डिप आया था। बाकी कंसिस्टेंसी के साथ सेल्स बढ़ रही है। और अगर बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी आपको दिखाई नहीं देगी। एक बार प्रॉफिट बढ़ते हैं काफ़ी, फिर प्रॉफिट गिरता है, और फिर थोड़ा सा बढ़ता है, फिर थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो मतलब जो कंसिस्टेंसी तो है। लेकिन अगर मैं दिखाऊँ आपको सुमिटोमो केमिकल्स, तो सुमिटोमो केमिकल्स का नेट प्रॉफिट देखिए आप, कोई भी किसी भी प्रकार का डिप, हालांकि डेटा कम अवेलेबल है, 166 करोड़ का प्रॉफिट जो है कंसिस्टेंसी के साथ 502 करोड़ का हो चुका है। तो 3 गुना से भी ज़्यादा कहा जा सकता है कि प्रॉफिट हो चुका है 4 साल में, कह सकते हो आप। तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई डिप ना तो प्रॉफिट में दिखाई देगी और ना ही सेल्स में दिखाई देगी। हालांकि डेटा कम अवेलेबल है, लेकिन जिस कंसिस्टेंसी की मैं बात कर रहा था प्रॉफिट और सेल्स की, तो सुमिटोमो केमिकल्स में वो कंसिस्टेंसी आगे जाकर पता नहीं क्या हो जाएगी कि तो कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल तो कंसिस्टेंट कहे जा सकते हैं पीआई इंडस्ट्रीज़ की तुलना में। तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। अगर आपको मोटा इन्वेस्टमेंट करना है तो पीआई इंडस्ट्रीज़ को लिया जा सकता है, लेकिन अगर छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट के साथ जाना चाहते हो, क्योंकि 20,000 का मार्केट कैप, मिड कैप कंपनी, इतनी छोटी कंपनी नहीं है सुमिटोमो केमिकल्स, 20,000 के मार्केट कैप वाली मिड कैप कंपनी है। और अगर पीआई इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वो 55,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली एक लार्ज कैप कंपनी कही जा सकती है। तो अगर देखा जाए तो वो ब्लू चिप कंपनी है और ये मिड कैप कंपनी है, तो उस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हो। बाकी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सुमिटोमो केमिकल ज़्यादा कंसिस्टेंट और रिटर्न्स भी आपको पीआई इंडस्ट्रीज से ज़्यादा मिल सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर लास्ट कंपनी के बारे में बात करें तो लास्ट कंपनी इजी ट्रिप प्लानर यानी ईज माई ट्रिप। देखिए दोस्तों, ये ट्रैवल और टूरिज्म से रिलेटेड कंपनी है। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये देखो एक प्रकार की थीमेटिक कंपनी कही जा सकती है। ऐसा नहीं है कि इसको अपनी टॉप मोस्ट होल्डिंग बना लिया जाए, क्योंकि ये एसेंशियल नहीं है। इससे पहले जो 3 कंपनी मैंने डिस्कस की है वो सारी एसेंशियल केमिकल्स वाली कंपनी है। SRF की बात की जाए, विनाती ऑर्गेनिक की बात की जाए, सुमिटोमो केमिकल्स की बात की जाए, तो उनमें मोटा इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है। लेकिन अगर इस कंपनी की बात की जाए तो उनमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद, जैसे रोटी कपड़ा मकान टाइप एसेंशियल आइटम वाली कंपनी जिनके बिना बिल्कुल भी काम ना चल सके, उनमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आपको थोड़ा सा और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है तो इस तरह के ट्रैवल और टूरिज्म, ग्रीन एनर्जी, EV, इस तरह के जो थीम है उनकी तरफ देखा जा सकता है। तो इसमें आप हाई रिस्की हाई रिवार्डिंग इसको मान के चल सकते हो, क्योंकि आज तक किसी भी ट्रैवल और टूरिज्म कंपनी ने बड़ा वेल्थ क्रिएट करके नहीं दिया है, और ना ही कोई ट्रैवल और टूरिज्म वाली
कंपनी मल्टी बैगर साबित हुई है। हालांकि हाँ, ये कंपनी जो है, ये कंपनी अपनी मेहनत के बल पर खड़ी हुई है। काफ़ी मेहनती मैनेजमेंट कहा जा सकता है इस कंपनी का, और डेट फ्री कंपनी है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कोविड में भी आप देखोगे, कोविड में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो अभी तक कंपनी ट्रैवल और टूरिज्म की बात की जाए तो इसमें ये कंपनी इंडिया में मार्केट की लीडर कही जा सकती है। तो अगर बात की जाए कंपनी ईज माई ट्रिप फ्लैगशिप ब्रांड जो इसका है, उसके तहत जो है कंपनी ट्रैवल से रिलेटेड प्रोडक्ट और सेवाएं प्रदान करने का काम करती है। तो अगर बात की जाए तो कंपनी ट्रैवल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जिसमें एयरलाइन टिकट आता है, होटल्स एंड हॉलीडे पैकेजेस आते हैं, रेल टिकट्स आते हैं, बस टिकट आती है, टैक्सीज आती है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो कंपनी जो है इंश्योरेंस की सेवाएं, वीज़ा प्रोसेसिंग, टिकट फॉर एक्टिविटीज़ एंड अट्रैक्शन, ये सभी सेवाएं भी कंपनी जो है प्रदान करती है। तो अगर बात की जाए कंपनी जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग, वन ऑफ द फास्टेस्ट नहीं लिखा हुआ, सिर्फ फास्टेस्ट ग्रोइंग यानी अकेली फास्टेस्ट ग्रोइंग सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी OTA फर्म है, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है जो सेकंड लार्जेस्ट है और फास्टेस्ट ग्रोइंग है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, सेकंड लार्जेस्ट एंड ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी, केवल एकमात्र प्रॉफिटेबल कंपनी ट्रैवल और टूरिज्म की बात की जाए इन ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल इन इंडिया। ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल की अगर बात की जाए तो एकमात्र जो है प्रॉफिटेबल कंपनी है ये। तो अगर इसके देखो मेन सेगमेंट की बात की जाए तो एयरलाइन पैसेज से 99.97 का रेवेन्यू आता है, और अगर बात की जाए होटल पैकेज से सिर्फ थोड़ा सा 0.24 और अदर सर्विस 0.21, यानी काफ़ी कम रेवेन्यू आती है। और मेन जो इसका जो रेवेन्यू है वो एयरलाइन पैसेज से ही आता है। देखिए दोस्तों, अभी जो बजट आया था 2023 में, उस बजट में कुछ GST वगैरह से रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज़ थी, मुझे न्यूज़ तो ध्यान नहीं है। तो उसके बाद से जो है इसमें गिरावट कंटिन्यूसली जारी है, लगातार जारी है। लेकिन जब ये जो गर्मियों की छुट्टियाँ हैं तो इनमें जो है ऐसी कंपनीज को जो हॉलीडे पैकेजेस वगैरह है, इस तरह से लोग अपने हॉलीडे विंटर वेकेशन से बनाने के लिए जाएंगे तो इस कंपनी को फ़ायदा मिल सकता है। तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ सकते हैं आगे और उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। तो अभी ये जो देखिए दोस्तों, इस कंपनी की खास बात क्या है कि ये जो है यूनिक प्राइसिंग मॉडल पे काम करती है, जिसके अंदर क्या है कंपनी कोई भी कन्वीनियंट फ़ी चार्ज नहीं करती। चाहे आपके पास कोई भी डिस्काउंट ऑप्शन हो या ना हो, कोई प्रमोशन कूपन हो या ना हो, लेकिन फिर भी आपको जो है कन्वीनियंस फ़ी चार्ज आपसे नहीं करती। और जो है इसका कस्टमर्स काफ़ी अच्छा कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करती है हर स्टेज पे। और जो ये कंपनी है इसी स्पोर्ट के कारण जो इतने अच्छे जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के कारण ही जो है इस कंपनी का जो रिपीटेड ट्रांजैक्शन रेट है, यानी जो एक बार इसकी सेवाएं यूज़ कर लेता है वो बार बार इसी के पोर्टल पे ट्रांजैक्शन करता है, वो काफ़ी अच्छा रेट आपको 86% का नज़र आ जाता है। तो काफ़ी अगर आगे कुछ लिटिगेशंस की बात की जाए तो कुछ ना कुछ कंपनी पे मुकदमेबाजी भी है थोड़ा बहुत, ये आप देख लेना मुकदमेबाजी थोड़ा बहुत, जैसे पेटीएम के साथ भी कुछ लफड़ा है इसका, कुछ ये एयरवर्थ ट्रैवल टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के साथ। टोटल लफड़े की अगर बात की जाए 66 करोड़ के आसपास का लफड़ा इसका चल रहा है। ये 2-3 इश्यूज जो हैं मेक माई ट्रिप के साथ भी है, तो आप इसको पढ़ लेना। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो मेजर स्टेक 74.90 का मेजर स्टेक प्रमोटर के पास है। और एफआईएस की भी बात की जाए तो एफआईएस ने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की है, लगातार थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करते जा रहे हैं, आप यहां पर देख सकते हो। लेकिन अगर डीआईएस की बात की जाए तो डीआईएस ने जो एफआई ने माल बेचा था वो डीआईएस ने उठाया है। जब से एफआई ने बेचना स्टार्ट किया, डीआई ने माल उठाना स्टार्ट किया। और अगर पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक ने भी इस क्वार्टर में जो है थोड़ा बहुत माल उठाया है। जो एफआई ने माल बेचा वो पब्लिक ने उठाया है। प्रमोटर तो ऐसे कैसे बने हुए हैं। तो 7,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है, तो छोटी कंपनी में थोड़ा बहुत रिजर्व्स को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर रिजर्व्स की बात की जाए तो 213 करोड़ के रिजर्व्स आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। और अगर बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग सिर्फ 65 करोड़ की बोरोइंग, और ये 65 करोड़ की बोरोइंग भी देखी जाए तो सिर्फ शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, तो काफ़ी अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। केवल शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी ने लगभग 1 साल के लिए कंपनी ने कुछ कर्ज उठाया है, तो कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है, यानी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी कही जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, अगर ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट की बात की जाए तो 41% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है अभी अपने ऑल टाइम हाई से।
तो जो है देखो, जैसे ही स्प्लिट हुआ था, स्प्लिट के बाद काफ़ी बड़ी गिरावट अपना प्रॉफिट बुक किया था जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या ट्रेडर कहे जा सकते हैं उन्होंने। तो उसके बाद फिर बजट में थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ आई इस कंपनी के बारे में, तो लगभग तब से गिरता ही जा रहा है लगभग। और अगर बात करें हमें तो सपोर्ट लेवल की, तो कुछ सपोर्ट लेवल आप यहाँ पर देख सकते हो इसके। तो अगर बात करें तो अपने स्पोर्ट के आसपास ही अवेलेबल है, लेकिन अगर मेजर स्पोर्ट की बात की जाए तो वो 39 रुपये 70 पैसे कह लो या 40 रुपये के आसपास कह लो, 40 रुपये के आसपास का मेजर स्पोर्ट है। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो अभी इसका जो स्पोर्ट है वो अपने स्पोर्ट के आसपास ही है, ये लगभग 43 के आसपास। तो देखते हैं अगर 40 तक पहुंचता है नहीं पहुंचता, बाकी अब मुझे लगता नहीं, क्योंकि एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है इसके बारे में, वो दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं ढूंढ तो रहा था नेगेटिव न्यूज़ की, किस न्यूज़ के कारण जो है इज़ माई ट्रिप गिरा है, लेकिन उस न्यूज़ को ढूंढते ढूंढते मुझे मिल गई पॉजिटिव न्यूज़। तो अगर बात की जाए कंपनी के बारे में पॉजिटिव न्यूज़ की, तो इज़ माई ट्रिप जो है ऑफिशियल ट्रैवल पार्टनर बन चुका है वर्ल्ड पैडल लीग 2023 के लिए, जो कि दुबई UAE में ऐसा कोई गेम या स्पोर्ट्स गेम वगैरह है वो खेला जाता है। तो उसमें जो है ऑफिशियल ट्रैवल पार्टनर ये कंपनी बन चुकी है। तो न्यूज़ अच्छी है, जो कि 9 जून को मार्केट क्लोजिंग के बाद आई थी। तो इस न्यूज़ का जो असर है वो मंडे को जैसे ही मार्केट ओपन होगा तब देखने को मिलेगा। इस न्यूज़ की वजह से भागता है या फिर और गिरता है, बाकी भागने के चांस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी स्पॉट पे ही अवेलेबल है। तो हालांकि मैंने भी कुछ क्वांटिटी उठाई थी, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो अगर आपको जो है इसमें एलोकेशन देनी है तो 1 या 2% अपने पोर्टफोलियो साइज का देकर चला जा सकता है, बिकॉज हाई रिस्क हाई रिवार्डिंग कंपनी इसको हम बोल सकते हैं। ये जो है एक कोर कंपनी इसको नहीं कहा जा सकता, एक थीमेटिक कंपनी इसको बोला जा सकता है। तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों। और हाँ दोस्तों, कुछ कंपनीज़ के स्टॉक को मैंने एवरेज डाउन किया था जो है 9 जून के ट्रेडिंग सेशन में। तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी एक बार में कभी नहीं लेता, ना ही मैं लमसम करता हूँ और ना ही बक बाइंग करता हूँ। मैं 1-1 2-2 क्वांटिटीज़ के रूप में हर रोज़ उठाना पसंद करता हूँ, हर लेवल पे बाई करना पसंद करता हूँ। तो आप देख सकते हो सुमिटोमो केमिकल, हिंदुस्तान फूड, कैंपस, विनाती, हिंदुस्तान फूड्स, और आप यहाँ पर भी देख सकते हो एज माई ट्रिप के में मैंने कुछ क्वान्टिटी उठाई थी। तो आप भी उस हिसाब से काम कर सकते हो। देखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, और ना ही मेरे वीडियो किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस देते हैं, ना कोई मैं कॉल टिप रिकमेंडेशन वगैरह देता हूँ और ना ही दे सकता हूँ। तो किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपके किसी भी फाइनेंशियल लॉस और प्रॉफिट के लिए ये चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।